हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी पीवाईक्यू मास्टर सीरीज। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत क्या थी, उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, किस तरीके से अलग अलग कमेटीज़ बनी थी, उनको हेड कौन कर रहा था, किस दिन हमने अपना जो है फ्लैग अडॉप्ट किया, किस दिन हमने नेशनल एंथम लिया, नेशनल सॉन्ग लिया। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 में थॉरोली कवर कर चुके हैं। आज हम उसी तरीके से सोर्सेज वाला चैप्टर करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से हमने क्या बोरो किया है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रिसेंटली, ओल्ड पैटर्न प्लस न्यू पैटर्न, ठीक है, उसके हिसाब से 15 पीवाईक्यूज हैं इस चैप्टर के, वो हम पूरे कवर करेंगे। उससे पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे कि कहाँ से क्या बोरो किया है, क्यों बोरो किया है, कौन सी जो फीचर्स हैं किससे रिजेंबल करती हैं, किसके बिल्कुल हम ऑपोजिट हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जाननी ज़रूरी है हमारे लिए, वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है बैग ऑफ बोरोइंग्स। बैग ऑफ बोरोइंग का मतलब हुआ इधर उधर से मांगी तांगी चीज़ें, वो बना करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। पर क्या हमें ये नेगेटिव अनोटेशन है, एक नेगेटिव तरीके से हम इसको देखते हैं। पर इसका मतलब जो है ना कि हमने बहुत सारी चीज़ों से चीज़ें बोरो करी हैं। बोरो क्या किया है हमने? उनसे कुछ ऐसे उधार नहीं लिया, हमने उनके बोरो करे उनके फीचर्स। जैसे यूएसए से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स लिए, हमने डीपीएसपी लिया आयरलैंड से, हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली। तो इस तरीके से हमने चीज़ें ली। क्यों ज़रूरत थी इस तरीके से चीज़ें लेने की? क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ ना 1947 में, उस टाइम पर हम ऑलरेडी हमसे आगे और बहुत कंट्रीज़ थी जो पहले नेशन अपना बना चुकी थी इंडिपेंडेंट, और उनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। तो हमने देखा यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स बहुत बढ़िया हैं, चलो ये डाल देते हैं। यहाँ पे डीपीएस भी बढ़िया है, चलो ये भी ले लेते हैं। यहाँ पे फेडरल सिस्टम अच्छा है, चलो ये वाला फीचर भी ले लेते हैं। क्या ये गलत चीज़ है? नहीं। जब हम देख चुके हैं कि देशों में किस तरीके से देश को संभालने की कोशिश की जा रही है, तो हम उसे क्यों नहीं लेंगे? अगर अब आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आप देखोगे कि कौन अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बता रहा है, या आपने 10 वीडियो देखी और आपने कहा इस इंसान की ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ अच्छी है, ये मैं इसकी इंसान की एक क्वालिटी ले रहा हूँ और मैं इसकी क्वालिटी ले रहा हूँ। क्या अब हम इसे बैग ऑफ बोरोइंग बोलेंगे? कह सकते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें बोरो करी हैं, पर क्या ये गलत है? नहीं। जब अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए होती है तो हमें चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ये देखना चाहिए कि उनका दिमाग कितना आगे था। उन्हें पता था कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, और आगे चलकर भी देश और ज़्यादा पॉपुलेटेड होने वाला है। हमारे यहाँ पे जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंग्वेजेस भी ज़्यादा होंगी, रिलीजन्स भी ज़्यादा होंगे, तो सबको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले। इसलिए हमने हर जगह से बेस्ट चीज़ों को उठाया, ताकि हम अपने यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स को सबसे कम कर सकें, लड़ाइयाँ कम हो सकें। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं कहाँ से क्या बोरो किया है। हमने यूएसए से ली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब ना ही इसका कोई यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का रोल होगा और ना ही लेजिस्लेचर का। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट ही रहेगी। ना उनके इन्फ्लुएंस में आकर ये काम करेगी, ना वो इनके में इंटरफेयर करेंगे, ना ये उनके काम में इंटरफेयर करेगा। लेकिन फिर उन्हें एक पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की। इसका मतलब होता है जब हमारे लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, तो अगर वो हमारे किसी चीज़ को वॉयलेट कर रहा है, तो हम उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील रख सकते हैं कि देखना ये वाला लॉ गलत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है कि अगर सही माना कि नहीं, कोई कुछ चीज़ भी आपकी वॉयलेट नहीं हो रही है, तो वो माना जाएगा, वरना वो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, नल भी घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। क्या ये एक ज़रूरी चीज़ है? हाँ, ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप खुद देखो, जो पावर में है गवर्नमेंट में जाकर के वो ऐसे चेंजेस ले आए कि आज के बाद सारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म। तो सुप्रीम कोर्ट है हमारी सपोर्ट में कि ख़त्म कैसे भाई, हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है, वो भी हमने यूएसए से बोरो किया है। और ये पूरा चैप्टर हम जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशरी में पढ़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा टेंशन मत लेना अभी से सोचने लोगों कि कैसे रिमूव हो रहे हैं, वो अलग से देखेंगे। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं है वो है फंडामेंटल राइट्स प्लस प्रीएम्बल। वो भी हमने अपनी जो चीज़ें ली हैं वो प्रीएम्बल और ये यूएसए से ही ली हैं। ठीक है, अब आती है बात यूके। यूके मतलब ब्रिटेन। उसी तरीके से वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो राज चला, क्राउन रूल चला, वो इन्हीं का था। ये फॉलो करते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब इनके यहाँ पे होती थी पार्लियामेंट, जिसके 3 हिस्से होते थे, प्रेसिडेंट, लोकसभा
और राज्यसभा। हमारे लिए फेमिलियर था, जब हम हमारे देश में इतने सालों तक ये राज कर रहे थे, हमें इनकी चीज़ें पता थी ये कैसे करते हैं, तो हमने उसी को ही अपनाना सही समझा। हमने क्या फॉलो नहीं करा ये भी पता होना चाहिए, वो है यूएसए का प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म को एक्सेप्ट ना करके पार्लियामेंट्री फॉर्म को एक्सेप्ट किया। रूल ऑफ लॉ मतलब गवर्नमेंट लिमिटेड है, गवर्नमेंट नहीं चल रही है, गवर्नमेंट आती है और वो फॉलो करती है रूल्स जो बने हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ रूल लिख दिया मैंने, गवर्नमेंट का रूल नहीं होता, गवर्नमेंट लिमिटेड होती है। रूल होता है तो लॉ का होता है, जो कानून है उनके हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, ना कि कानून गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा ये काम करते हैं, कैसे लॉज बनाए जाते हैं, किस तरीके से देखा जाता है कि कुछ वॉयलेट तो नहीं हो रहा, वो सब। और सिंगल सिटीजनशिप, तो क्या मतलब यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है? नहीं है, यहाँ पे डुअल होती है। इसका मतलब है यहाँ पर स्टेट की भी एक सिटीजनशिप मिलती है और पूरे देश की भी मिलती है। क्या इंडिया में ऐसा है अब आप यूपी से हो तो आपके पास यूपी की अलग सिटीजनशिप है, इंडिया की अलग है? नहीं, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है कनाडा, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने देखा था फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ये इस पे डिपेंड करता 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 है। समझ आ गया मतलब क्या कह रही हूँ मैं? पावर सबकी अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज़ों में यूनियन का पलड़ा भारी होता है, यूनियन थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ऐसे हो जाता है। किस किस चीज़ में? डिफेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गए, यूनियन लॉ हो गया, है ना, जो भी यूनियन की चीज़ें हैं, लॉ बनते हैं, वो हो गई। और हमारी फॉरेन के साथ रिलेशन हो गए, वो यूनियन के हैं, इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर को रखा है। अब हर स्टेट के पास अपनी आर्मी होती तो दिक्कत आ जाती, हर स्टेट के पास पुलिस दे दी हमने, लेकिन आर्मी एक के पास रखी, तो सेंटर कौन सा क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई उससे? सेंटर। तो इसलिए कहा जाता है ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। रेजिडुअल पावर्स विद द सेंटर, वही सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की जितनी भी चीज़ें हैं वो कनाडा ने दी हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, ये तो पता होगा आपको, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, पर वो एडवाइस ऐसी नहीं कि ज़बरदस्ती है कि फॉलो करनी ही पड़ेगी, बाइंडिंग नहीं होती, प्रेसिडेंट को एडवाइस जरूर दे सकते हैं। ठीक है, और गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर्स अप्लाई कह रही हूँ, अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर्स के पास में, वो भी हमने कनाडा से लिया है। और इससे क्या होता है ना, सेंटर की ही पावर है, इससे यूनियन की पावर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है एजेंट्स होते हैं, गवर्नर्स आर दी एजेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट, वो अपनी मर्जी से किसी को भी भेज देते हैं, इसलिए सेंटर को ही ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और प्रेसिडेंट एडवाइस दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को ऐसी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकते हैं, ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 143। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट, आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं, एक यूनियन, एक स्टेट, एक कॉन्करेंट। जो यूनियन की है वो यूनियन लिस्ट में यूनियन बनाएगा अपने लॉज, स्टेट में स्टेट्स बनाती हैं। एक होती है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, स्टेट ने भी बनाया और यूनियन ने भी बनाया। और अगर स्टेट बना रही थी लेकिन यूनियन ने अपना ला दिया कि ये वाला है इस चीज़ पे, तो वो यूनियन का लागू होगा। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का एट द एंड फाइनल होता है। नेक्स्ट इज जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 में एक जॉइंट सिटिंग लिखी है। कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पर दोनों लोकसभा और राज्यसभा का होना ज़रूरी होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा का दोनों की एक साथ सिटिंग करानी है, वो आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। वो हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो ट्रेड है पूरे देश के अंदर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है हमारे आर्टिकल्स में 300 में, तो ये हमें कहाँ से मिला? ऑस्ट्रेलिया से। फिर आती है बात आयरलैंड से, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिया है आयरलैंड से। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, क्वेश्चन के फॉर्म में आता है एग्जाम्स में। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर, वो भी हमने आयरलैंड से लिया। फिर फ्रांस से हमने लिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब 1700s में फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, तीनों क्लास में वो डिवाइड हो चुके थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ का की वजह से लड़ाई करी थी और अपने आप को जो 3 सिम्बल्स दिए थे वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो हमने वहाँ से लिया। एक है हमने रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है हम आज़ाद हैं और हमारे ऊपर किसी बाहर की कोई भी तरीके की हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं या वो हमारा राजा है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ठीक है, फिर आती है बात यूएसएसआर, जो कि अब क्या बन चुका है? रशिया। हमने वहाँ से लिया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन्ड है।
इसका मतलब है हर किसी के पास जस्टिस होना चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। एवरीबडी शुड गेट द पावर कि वो अपनी लाइफ में ना, अगर वो चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली इलेक्ट करना चाहें, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप ये है ना इसलिए आप नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजन्स के पास अपने अपने जस्टिस लेने के लिए पावर होनी चाहिए। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बाद में जब 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, ये भी हमने रशिया से ही लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब ओरिजिनली डली थी तब 10 थी, लेटली एक और ऐड हुई है। ठीक है, जर्मनी से हमने लिया अमेंडमेंट का प्रोसीजर। आर्टिकल नंबर, एक सेकेंड, आर्टिकल नंबर हमारा 368। फिर आती है बात साउथ अफ्रीका की। वहाँ से हमने लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और वो प्रोसेस हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, अब हमारे पास 3-4 प्रोसीजर हैं। एक सिंपल मेजॉरिटी हो गया, एक स्पेशल मेजॉरिटी हो गया, एक सिंपल विद स्टेट रेटिफिकेशन हो गया। तो ये अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग अमेंडमेंट्स में आते हैं। वो कहाँ से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से। फिर आती है बात जापान एंड यूके का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन ये इसमें यहाँ पर यूके क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ है ना, ये इस तरीके से चीज़ें जापान में भी थी और यूके में भी थी, और हमने फिर यूके का जो प्रोसेस लिया है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब जो भी हम अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, जो वो बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, वो होगा प्रोसीजर, वही फॉलो हो सकता है जो कि एस्टेब्लिश्ड है लॉ के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अब देखते हैं सबसे मेन हमारी जो चीज़ थी, आर्टिकल जब वो आया था ना, एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, जैसे फेडरल स्कीम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो कि आगे चल के कनाडा ने भी लिया, फिर वो हमने वो वहीं से फॉलो करते चल रहे थे। गवर्नर का ऑफिस, फिर जुडिशरी में फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट होने चाहिए, जो कि लेटर ऑन क्या बना हमारा? सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि क्या है? यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, कौन किस चीज़ को ड्यूटी को संभालेगा, कैसे लेजिस्लेचर बनेगा, कैसे एग्जीक्यूटिव बनेगा, वो सब चीज़ें। फिर आती है फाइनेंशियल प्रोविजंस, जो हमारे फंड्स बने हैं। पहले से ही एक बार 1935 के एक्ट में मेंशन था कि फंड्स कैसे होने चाहिए, किस तरीके से डिवीजन होना चाहिए, वो सब। फिर आती है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि है आर्टिकल 352, 56 एंड 360। इन तीनों में हमारे तीनों इमरजेंसीज मेंशन है, वो कहाँ से लिए हमने? आर्टिकल 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड लास्टली डिवीजन जो होना चाहिए, जो 3 लिस्ट बनी थी। ठीक है, शेड्यूल नंबर 7। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन फीचर कौन सा है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उन्हें पढ़ते हैं पहले। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स ऐसा कुछ पढ़ा तो था हमने, ये रखते हैं अभी, देखते हैं। जॉइंट सीटिंग, ये भी था ऑस्ट्रेलिया का। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर जहाँ आएगा वो कनाडा है। सी से कनाडा, सी से सेंटर, इसलिए ये कनाडा की तरफ ही जाता था, मैंने कनाडा लिख दिया है। हाँ, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा का है। तो बी और सी और डी तो हट जाएंगे, तो सी हटा दो यहाँ से। ठीक है, एक ही ऑप्शन गया अभी आपका। ये दोनों ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, इसका आंसर है ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी। डीपीएसपी हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमने बोरो किए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ से रिपब्लिक फीचर्स और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए अब आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे क्वेश्चंस, और इसी तरीके से अगर आप रिवाइज करते रहोगे ना तो एग्जाम में भी ईजी लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ मेकिंग प्रोसेस कहाँ से लिया है? हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर किस चीज़ के साथ थे? हमारे यहाँ पर जो था ब्रिटिशर्स, उनसे हम फेमिलियर थे, तो हमने इन्हीं का प्रोसेस फॉलो किया है, तो इसका आंसर है बी। लेकिन जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो हमने एक चीज़ रखी हुई है जुडिशियल रिव्यू,
वो हमने यूएसए से फॉलो किया है। इसका मतलब होता है अगर वो प्रोसेस फॉलो हुआ भी है, लेकिन अगर वो लॉ किसी चीज़ को वॉयलेट कर रहा है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको देखा जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। हाँ, ऐसा हमने देखा तो था, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि अलग अलग रखना चाहिए, पावर्स डिवाइडेड रहनी चाहिए। ये सही है। फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट, वो भी यूएसए से लिया है। ये भी सही है। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। प्रेसिडेंट को हटाने के वर्ड को इम्पीच कहा जाता है। इम्पीच का क्या मतलब होता है एक्चुअल में? इम्पीचमेंट का मतलब होता है उन्हें पद से हटाना, लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, आगे चल के ये पढ़ेंगे हम, लेकिन ये वर्ड अगर एसोसिएट होता है प्रेसिडेंट के साथ तो वो हमने यूएसए से लिया है, ये याद रखना है। और ये वर्ड जो है सिर्फ प्रेसिडेंट से ही लिंक्ड है। इसके अलावा अगर आता है कि इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया में कोई प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच हुए हैं? नो। ओके, चलिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? नहीं। क्या आपको पता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है? इसका मतलब है 4 लोगों ने यहाँ पे ये इलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझ जाना, 2 फीमेल और 2 मेल इलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 100 लोग वोट दे रहे हैं। इन 100 लोगों ने वोट दी, इनको मिली सिर्फ 12 वोट, इन्हें मिली 10 वोट, इन्हें मिली 9 वोट, और इन्हें मिली 4 वोट। ठीक है, और बाकी के लोगों ने दबाया नोटा, नन ऑफ दी अबव। सबकी चॉइस होनी तो चाहिए थी नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट्स तो नोटा के पास चले गए हैं। पर एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट कौन होके आ जाएगा? ये 12 वोट्स वाला। इसका मतलब होता है ये नहीं देखा जाता कि एक्चुअल में क्या वो 50% से ऊपर ला रहा है, ये भी नहीं देखा जाता। ये भी नहीं देखा जाता कि उस लोगों की एक्चुअल चॉइस नोटा है, वो नहीं है, ये भी नहीं देखा जाता। देखा जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं आपस में, तो वो इलेक्ट हो जाता है। इसे कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये हमने अमेरिका से नहीं लिया, ये हमने यूके से लिया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है कैंडिडेट विद हाईएस्ट वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड विदाउट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। समझ आ गया ना? यहाँ पे मैंने समझाया, तो इसका आंसर है ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू एक सैलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें पता है, और जुडिशियल रिव्यू अब आपको पता होना चाहिए। ये हमने कहाँ से लिया है? देखते याद आना चाहिए, यूएस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, पढ़ा तो था हमने कि कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसे हम वो जो यूएस यूनियन से होती है अलग होती है, स्टेट से अलग एक थर्ड लिस्ट भी बनाई गई है, जिसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट की चलती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हाँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ये भी बोरो किया है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स और जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट। हाँ, ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली हैं? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए यूएस से, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है अब कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमने यूएसए से ली है। यस। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने यूएसएसआर से लिए हैं। यस, ये भी हमने देखा था। तो आंसर है बोथ 1 एंड 2। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो बोरो किए गए 1935 से। हाँ जी, देखा था ना हमने। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहाँ पर ये भी लिखा था कि फेडरल स्कीम होनी चाहिए, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर, ये लिस्ट हमने देखी थी। हाँ, ये सही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, ये रहे वो सारे फीचर, जुडिशरी में कैसे फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, और इमरजेंसी प्रोविजंस होने चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस इन्होंने प्रोवाइड करे हैं, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस के आगे का जो अच्छा वो अमेंडमेंट आगे देखते हैं। मार्शल लॉ जो कि एक फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करता है। कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है? फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है हर एक को आज़ादी है, राइट, हर एक के पास फ्रीडम है, वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन आर्मी के लोगों के पास, आर्म फोर्सेस के पास कुछ पावर्स नहीं होती हैं, राइट। वो सिर्फ पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ही उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेट के पास वो पावर्स नहीं होती, राइट। वो क्या होता है, उसमें उनकी अपनी कुछ फ्रीडम्स जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। वो अपनी पब्लिकली आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते, वो कई चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक तरीके का उनके लिए उल्लंघन हो रहा है उनके फंडामेंटल राइट्स का। ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? यूके से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट हमने देखा था कि प्रोसेस होता है एक,
अमेंड करने का, वो प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए। वो था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसा नेशन था जहाँ पे अमेंडमेंट अलाउड थी, ठीक है, लेकिन प्रोसेस हमने कहाँ का लिया कि उन्हें कैसे हम अमेंड करेंगे, वो लिया हमने जर्मनी से। समझ आया? दोबारा समझना इस चीज़ को। जर्मनी में ने बताया कि आप ना ऐसा करो, 3 प्रोसेस रख लो। जो ईज़ी वाला है वो सिंपल मेजॉरिटी से कर देना, जो हैवी अमेंडमेंट्स होंगे वो सबकी मेजॉरिटी से करना। ये प्रोसेस हमें जर्मनी बताता है, लेकिन अमेंडमेंट होगा ये हमें साउथ अफ्रीका बताता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा फीचर है जो कनाडा से लिया है? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, नहीं, ये तो यूएसए का है। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ये तो फ्रांस का है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, ये है। कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो ऑस्ट्रेलिया ने बताया था, तो आंसर हो गया सी, ठीक है। और एक चीज़ मैं छोटी सी एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। FR, DPSP, FD, फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 अलग चीज़ें हैं। ये तीनों अलग चीज़ें कहाँ से ली? ये ली हमने यूएसए से, DPSP ली हमने आयरलैंड से, और FD ली हमने USSR से, ठीक है। ये याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है। आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो। ये याद करना पहले डिफिकल्ट लग सकता है, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप इनके चार्ट्स बनाओगे, 2 से 3 बार आप इन्हें लिखकर याद करो, आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से PYQs अटैम्प्ट करना। मैं PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। कोर कंसेप्ट क्लैरिटी से ही हमारा जो है वो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से PDF लेकर खुद से अटैम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो अच्छे से रिवाइज करो, याद करते रहो चीज़ों को, एग्जाम में ये बहुत ईजी लगेगा फिर आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।